हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मात्रा सिद्धि अध्याय की, जो कि चरक सूत्र स्थान 5 चैप्टर है। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि मात्रा सिद्धि के अंदर क्या बता रखा है, कि आहार के बारे में बता रखा है, स्वस्थ व्रत के बारे में बता रखा है कि क्या क्या पालन करना चाहिए, दिनचर्या के बारे में बता रखा है, नरसिंह के मनस्य अंजन इन सब के बारे में, कवल गंडूस ये सब इसमें बता रखा है, जो अष्टांग के आपके पहले चैप्टर में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करेंगे आहार विषय विचार के बारे में। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए मात्रा पूर्वक आहार करना जरूरी होता है। ऋतु के अनुसार ही पथ्य भोजन करना चाहिए। पहले इसमें अपन डिवाइडेशन कर रखा है कि मतलब अलग अलग एज में, मतलब अगर छोटा बच्चा है तो कितनी कैलोरी की ज़रूरत होगी, बड़ा हो गया तो उसको कितनी ज़रूरत होती, तो डिवाइड कर रखा है कि 1 से 6 साल के अगर बालक है तो उसको 1000 से 1600 पर डे कैलोरी की आवश्यकता होगी। 6 से 12 वर्ष के लिए जो होता है वो 1600 से 2500 तक की ज़रूरत होगी। तो ये आप पढ़ लेना अच्छे से। और जो हम डेली यूज़ करते हैं ना, लगातार प्रयोग करने वाले द्रव्य कौन सा है? साठी का चावल हो गया, साली धान का चावल हो गया, मूंग की दाल है, चंदा नमक हो गया, जौ का आटा हो गया, मतलब जो बरसात का पानी, आकाश का पानी है, दूध हो गया, शहद हो गई और मांस हो गया। इसके अलावा अपन जो विटामिन की बात करें, आहार में तो विटामिन भी आता है भाई। तो विटामिन ए बी सी डी ई के ए किससे मिलता है? दूध, दही, मछली है, अंडा है। बी मिलता है गेहूँ, चावल, मटर और मूंगफली से। विटामिन सी जो होता है वो नारंगी, संतरा, नींबू से। विटामिन डी दूध, मछली, अंडा, सूर्य से। तो विटामिन की इसमें से क्वेश्चन तो नहीं पूछता है कि जीवनीय द्रव्य है, तो तुम्हें ना थोड़ा पता होना चाहिए कौन, मतलब इसका स्रोत क्या है। विटामिन के का स्रोत पूछे तो हरी पत्तियाँ है, रसेदार फलों से, साग सब्जियाँ से होता है ना। स्वस्थ व्रत की बात करें हम, अंजन की जो अंगुलियों से अपने आँखों के अंदर जो औषधि को लगाते हैं ना, उसको हम अंजन कहते हैं। 2 टाइप का होता है, रसांजन और सोविरंजन का प्रयोग। ठीक है। तो नेत्रों के लिए हित का सोविरंजन हमेशा लगाना चाहिए। और नेत्रों से गंदगी को, धूल मिट्टी के जितने भी कण होते हैं उसको बाहर निकालने के रसांजन जो होते हैं वो 5वें और 8वें दिन करना चाहिए। अब धूमपान क्या होता है पता है? धुआं लेना। ठीक है। औषधियों के जो होते हैं ना, औषधियों को लग के जलाओगे तो उसका धुआं होगा ना, वो सिरोगत रोग के लिए तुम्हें लाभदायक होगा। तो धूमबत्ती का निर्माण और प्रयोग विधि इसमें तुम्हें बुक से पढ़नी है ना, कि धूमबत्ती का निर्माण कैसे होता है। अगर मैं शॉर्ट्स में बता देता हूँ ताकि तुम्हारे ना फटाफट हो जाए जल्दी से। सुगंधित द्रव्य कौन कौन से थे? केसर और चंदन, इन दोनों का अगर तुम मिलाओगे तो उसका धुआं जो होता है वो सुगंधित होगा। इसके अलावा तेज़पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची अन्य द्रव्यों को पीसना है। एक सरकंडे पर लपेट कर जौ के आकार की अंगूठी के समान जो होते हैं मोटी और 8 अंगुल लंबी वर्ती बना करके छाया में सुखा करके सरकंडी उसे निकाल लेना है। घी, तेल आदि में भिगोना है। धूम नेत्र में रख करके प्रायोगिक धूम का सेवन करवाना है। तो वेद बता रखे हैं 3 होते हैं। प्रायोगिक होता है, स्नेक होता है, शिरोवेक्षण होता है। तो कौन सा धूम जो होता है कितनी बार लेना चाहिए? तो ये बता रहा है कि प्रायोगिक जो होता है धूमपान वो 2 बार है, स्नेक 1 बार हो गया, शिरोवेक्षणिक 3 बार की। प्रायोगिक 2 बार है, स्नेक 1 बार है, शिरोवेक्षणिक 3 बार है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उपयोगी धूमपान के 8 काल। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, मतलब हर जगह वाइवा में तो पूछता है। इसके अलावा तुम्हारे यूजी में अगर एग्ज़ाम होते पूछता भी है कि क्या है। अब इसमें लिखा है कि प्रायोगिक धूमपान के 8 काल हैं। इनके स्नान करने के बाद, भोजन करने के बाद, वमन करने के बाद, छींक के बाद, दातुन के बाद, नस्य के बाद और अंजन के बाद और निद्रा लेने मतलब नींद ले ली तुम तो उठ जाने के बाद भी तुम ये करवा सकते हो। अब धूमपान से क्या लाभ है? तो लाभ हम बताएंगे अभी, 1 सेकंड रुको। धूमपान के लाभ है, देख लो। जो है सिर का भारीपन कम हो जाएगा, सिर सूल ठीक हो जाएगा, पिन्नस ठीक हो जाएगा, नेत्र का सूल ठीक हो जाएगा, कान नाक आदि के जो भी रोग है वो भी नष्ट हो जाएंगे। याद रट लेना भाई सारे। सिर का भारीपन कम हो जाना, अगर सिर दर्द हो रहा है तो वो कम हो जाएगा, पिनस ठीक हो जाएगा, नेत्र का सूल है, जितने भी नेत्र के आँख दर्द हो रही है, आँख नाक कान सब ठीक हो जाएगा। धूमपान में अयोग्य व्यक्ति कि जिसके अंदर तुम है ना धूमपान नहीं करवा सकते, तो ऐसी ये है कि विरेचन, जिसका विरेचन हो रखा है उसके नहीं करवा सकते, बस्ती देने के बाद नहीं करवा सकते, रक्तपित रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को नहीं करवा सकते, जो जहर है उसको थोड़ी करवाओगे, गर्भणी स्त्री में, थकावट के बाद, पित्तज रोग में, मूर्छा, तृष्णा और रात्रि में जागने के बाद। नाक से धूमपान कराने की विधि क्या है ये बताएंगे कि जितेंद्रिय पुरुष के लिए उचित है कि वे अंग प्रत्यंग और नेत्रों को सीधा करके धूमपान में अपने अपने चित्त को लगा करके सुखपूर्वक सीधे आसन में बैठना है। नाक का एक छिद्र बंद करना है
3 वर्तीय द्वार नाक से, मतलब 3 अंगुलियों से उसको एक सूत्र को बंद करना है, एक सूत्र से धूम को लेना है, ठीक है। आगे समझ में। अब नस्य की बात करें, यानी कि शिरोसो ही नासा द्वारा, यानी कि सिर में स्थित 2 सौ को जिस मार्ग से बाहर निकाला जाता है, मतलब माथे के अंदर खोपड़ी में जो भी दोष है उसको बाहर निकालने के लिए नाक का ही प्रयोग किया जाता है, नासाद्वार करते हैं। नासिका यानी कि जो उदरगत जत्रुगत भाग में उत्पन्न दोषों को शांत करने के लिए नासिका द्वार औषध द्रव्यों को सिर तक पहुंचाने में भी काम करता है। नासा को सिर का द्वार कहाँ जा गया, इसलिए इसको नस्यकर्म भी कहते हैं, ठीक है। ये पूछता है नस्यकर्म क्या है, नस्यकर्म के लाभ क्या है। तो जतुगन भाग का आँख नाक कान सिर जितने प्रकार के रोग होते हैं उसको शांत करने के लिए त्रिशूल, पिनस, हनुस्तंभ, सिर का कंप हो गया, रोग ये सब को कम करने के लिए नस्यकर्म का प्रयोग किया जाता है। नस्य का काल, जैसे धूमपान का भी काल था तो इसका भी काल है। 3 काल बता रखे हैं, मतलब जितु क्या है, प्रावट, शरद और वसंत। प्रावट के अंदर जो वादोष बढ़े हुए होते हैं उसको शांत करना होता है बस्तीकर्म के द्वारा। उसके बाद शरद जो होता है ना उसमें पित्त दोष जो बढ़ा हुआ होता है तो उसको कम करना होता है विरेचन कर्म के द्वारा। और वसंत के अंदर कफ बढ़ा हुआ होता है तो उसको शांत करना होता है वमन के द्वारा। जब प्रावट, शरद, वसंत, जब आकाश में जब बादल हो ना तब तो ये नहीं करवाना चाहिए। जब बादल नहीं हो ना भाई तो अणु तेल का प्रयोग करके सिर की सिराएं, संधियाँ, स्नायु, कंडरा अधिक बलवान हो जाते हैं। अरे शांत हो जाओ साले। और नस्य देने की विद्या क्या है, 5 टाइप से तुम नस्य का यूज़ कर सकते हो ना, अलग अलग विद्या बता रखी है। कि पहले क्या दे कि पहले बोल रखा है नावन। नावन क्या है कि नासिका द्वार जो औषधि का प्रयोग किया जाता है उसे नावन कहते हैं। नाक से जो प्रयोग कहते हैं ना भाई 2 प्रकार का होता है, स्नान और शोधन। ये रट लेना भाई, है ना कि नावन। रट तो क्या समझ में आ ही गया होगा कि नासिका द्वार जो औषधियों का प्रयोग किया जाता है नावन कहते हैं। अपीड़न, अपीड़न की कब चिकित्सा किसमें की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा। ये तुम्हारे वाइवा इंटरव्यू आगे पे पूछा जाता है कि अपीड़न। अभी ये इसकी बात करते हैं कि अपीड़न कलक आदि द्रव्यों को एक कपड़े में रखना है, नासिका में निचोड़ने की जो क्रिया होती है ना, मतलब कपड़े में रख लिया कोई औषधि को कल को, उसका है ना पस जो होता है ना भाई, जो निचोड़ने के बाद अपन चिकनजी बनाते हैं तो चिकड़ने के बाद जो होते हैं ना नींबू को निचोड़ने की, ऐसे इस टाइप का निचोड़ना होता है। स्तंभन और शोधन 2 टाइप का होता है। ध्यापन की बात करें कि नली में औसत चूर्ण भर करके सिर तक पहुँचाने की जो क्रिया होती है ध्यापन की वजह। नली की जो लंबाई होती है, लंबाई पूछ 6 एंगस्ट्रॉन की होती है। अब धूम की बात करें, यानी कि नासिका द्वार धूमपान करने से कर्ण, नेत्र, सील आदि में रोग शांत हो जाते हैं। प्रतिमास की बात करें, इसमें स्नेन का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें स्नेन की मात्रा केवल उतनी ही मात्रा में लेनी चाहिए जो नासा के द्वारा कंठ तक पहुँच जाए तथा गले में स्त्राव उत्पन्न न करे। मतलब प्रतिमास से इतना लेना चाहिए कंठ तक पहुँच जाए, ज़्यादा स्त्राव उत्पन्न नहीं करना चाहिए। इसकी मात्रा बता रखी 2 बूंद। और प्रतिमा नस्य और मर्स नस्य में अंतर पूछता जाता है भाई, पलट लेना कि मर्स नस्य क्या होता है। इसमें भी स्नेह का प्रयोग किया जाता है। तृतीय उंगली जो होती है ना, प्रथम 2 पर्व आगे 2 खंड वो स्नेह में डुबोना है, बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद अंगूरी से स्नेह की जितनी मात्रा टपकती है ना भाई उसे 1 बूंद कहते हैं। प्रतिमा नस्य के लिए 10 बूंद, मतलब प्रत्येक नाक में 5-5 बूंद अलग अलग उत्तम मानिए, और 8 बूंद मध्यम मानिए। तो ठीक है, 8 बढ़िया ही है। और 6 बूंद जो होती है वो सबसे कम वाली मात्रा मानिए। इस पर क्वाद आदि से नस्य देना हो तो 8 बूंद उत्तम बेस्ट है, 6 बूंद मध्यम और 4 बूंद की मात्रा जो होती है वो हल्की मानिए। अब है दातून की बात। दातून का जो अग्रभाग होता है वो मृदु होना चाहिए, जो जिससे तुम करते हो ना भाई दातून, तो मृदु होना चाहिए। दातून की जो लंबाई होती है वो 12 अंगस्ट्रॉम बता रखा है, 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 12 अंगुल लंबी दातून की, जिससे करते हैं कनिष्ठ अंगुली के समान होनी चाहिए। दातून जो मधुर, कटु, तिक्त, कसाय, रसयुक्त होना चाहिए। महुआ मधुर के लिए यूज है, कटु करंज के लिए, तिक्त नीम के लिए, और कसाय खदीर वृक्ष के लिए। रट ये सब तो पूछता है भाई, है ना। जीवा लेखन दातून को बीच से चीर कर, यानी कि जो 10 अंगुल होते हैं जीव को साफ करना है अंदर से खींच के, तो 10 अंगुल होनी चाहिए। कवल और कंडूस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कवल जिसे संचारी बोलते हैं, यानी कि पदार्थ कल्क होता है 1 तोड़ा, मुख में उतना द्रव भर जाए जिससे वो घुमाया जा सके। कवल क्या होता है, जिसमें तुम घुमा सकते हो। गंडूस ये होता है जिसमें तुम मुख में उतना द्रव भर जाए जिससे घुमा सके।
कवल वो होता है कि जिसमें तुम घुमा नहीं सकते, इतना भर लिया तुमने, और घंडूस जिसको घुमा सकते हैं, घर से लेकर घुमाना, ऐसा समझना भाई। आधा थोड़ा आधा थोड़ा इसका छूरण होता है इसमें, और कल के अंदर जो होता है वो कल्क होता है। घंडूस में दोनों के भेद की बात है। स्नेन प्रसादन, शोधन और रोपण। यानी स्नेन जो होता है वात को शांत करता है, प्रसादन पित्त को शांत करता है, शोधन जो होता है कफ को शांत करता है, रोपण जो होता है रक्त पित्त को शांत करता है। कवल का प्रयोग जो होता है जन्म, मतलब अब इसका प्रयोग बता रखा है कि भाई कब क्या करना चाहिए, ठीक है, कि जब जन्म होता है ना तब तुम कवल का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन घंडूस का जो होता है 5 वर्ष की अवस्था के बाद ही करना चाहिए। वात पित्त कफ रक्त पित्त शांत हो जाता है। अब थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमने अलग लिखा है ताकि तुम्हारे समझने में दिक्कत कम हो। तो क्रम के आधार पर क्लासिफिकेशन बता रखा है। चरक ने 50 मार्क्स है, और सुश्रुत के 37 गण, और अष्टांग ने जो 45। अब वृत्तात्मक के आधार पर क्लासिफिकेशन आचार्य चरक ने 12 वर्ग बता रखे हैं इस प्रकार। ये भी पढ़ लेना भाई, कौन कौन से वर्ग है। सुखदानी है, समिधानी, शाक, मांस, फल, स्वाकु, गोरस, हरित, कीर्तन और आरोप होता है। सुश्रुत ने जो 2 वर्ग है, अनुवर्ग और द्रव्य वर्ग। ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, नाम पता कितने, मतलब वर्ग कितने 13 होते हैं, द्रव्य वर्ग 10 होते हैं, अनुवर्ग 13 कौन कौन से होते हैं वो चाली है, शाक है, ठीक है। साली शाक तो वो हो गया, उद्या हो गया, वेदल हो गया, मांस और कीर्तान, फल, पुष्प, कंद, लवण, चार, धातु और रत्न। और द्रव्य वर्ग 10 होते हैं, क्षीर, दति, घृत, तक्र, मधु, तल, मूत्र, तल हो गया, मूत्र हो गए, इक्सु हो गया और जल हो गया। तो ये थोड़ा चैप्टर लेंथी है, तो थोड़ा वीडियो थोड़ा मतलब बड़ा बन गया है, तो देख लेना भाई, काफ़ी अच्छा मैंने और जितना हो सके इजी बता रखा है। बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल दे रखी है, ठीक है, वो पीजी लेवल की है, तो तुम्हें थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। इतना तुम यूजी वाले स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट है जो मैंने इस वीडियो में बता रखा है। तो और थैंक यू गाइज भाई, सपोर्ट करिए, और जितना हो सके भाई दोस्तों को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करवाओ यार भाई जल्दी से जल्दी। और बाकी कल जो वीडियो गया था एनिमोलेजर वाला, उसमें काफ़ी अच्छा प्यार मिला है, 2.5K व्यू है, काफ़ी अच्छा है। थैंक यू गाइज एंड सपोर्ट। ओके, थैंक यू।